बच्चों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अ बॉडी P इज थ्रोन अप वर्टिकली फ्रॉम द ग्राउंड विद अ वेलोसिटी v नॉट एंड अनदर बॉडी Q इज साइमल्टेनियसली ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट h, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ v नॉट इफ दे मीट एट अ हाइट h/2। बच्चों इस बार अपने को हाइट दे रखी है, तो पहले इस पर इसका जनरल सा डायग्राम सोच लेते हैं कि यहाँ पर कोई h हाइट पर एक बॉडी को अपने ड्रॉप करा, ये बॉडी है Q, और जिस बॉडी को अपने ग्राउंड से ऊपर फेंका है उसको नाम दे दिया P। और बच्चों साथ में ये भी दे रखा है कि इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी P की वो कितनी है v नॉट, तो v नॉट इसकी 0 बिकॉज ड्रॉप बोल रखा है, तो u की वैल्यू क्या हो गई 0। अब बोला गया ये कहीं ना कहीं बीच में मिल रहे हैं और जिस जगह मिल रहे हैं वो हाइट है h/2, तो इसका मतलब ये यहाँ कहीं मिल रहे होंगे और यहाँ से जो हाइट हो गई वो कितनी है बच्चों h/2। तो मुझसे पूछा गया कि v नॉट की वैल्यू क्या होगी, तो अगर मुझे v नॉट की वैल्यू पूछी है तो अपन चेक कर लेते हैं फटाफट से इसको टाइम कितना लगा होगा मिलने में। तो बच्चों वही रिलेटिव का कंसेप्ट लगा देते हैं। यहाँ पर अपने को इसका क्या निकाला टाइम, कि इस पॉइंट पे जब ये मिल रहे हैं तो टाइम कितना लगेगा। तो बच्चों p के रेस्पेक्ट में q क्या आ रहा है v नॉट से नीचे आ रहा है, पर एक बात ध्यान रखिएगा कि दोनों का a रिलेटिव 0 है। a रिलेटिव 0 है बिकॉज p जो ऊपर आता है तो उसका एक्सप्रेशन भी -g, Q का भी एक्सप्रेशन -g, तो A रिलेटिव कैसा हो गया 0। पर जो U रिलेटिव है वो 0 नहीं है, U रिलेटिव वैल्यू कितनी आएगी U, या फिर V नॉट कह सकते हैं अपन उसको। तो मैं लिख सकता हूँ टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, दैट इज h/v नॉट। तो बच्चों ये तो टाइम हो गया जिस टाइम पे ये मिल रहे हैं, इसका मतलब इस पॉइंट तक का टाइम। क्या ये जो पॉइंट तक का टाइम है ये यहाँ से यहाँ तक का टाइम भी है और ये यहाँ से यहाँ तक का भी टाइम है। अगर ये पूरा यहाँ से यहाँ तक का टाइम है तो कह सकता हूँ कि जो रिमेनिंग हाइट है क्या ये भी तो h/2 ही होगी। बिल्कुल। अब मैं अकेला Q को ऑब्जर्व कर रहा हूँ विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, अकेला Q को ऑब्जर्व कर रहा हूँ विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो बच्चों Q से यहाँ तक आने में, इस पॉइंट से यहाँ तक आने में टाइम कितना लगा h/v नॉट, और कितना पार्ट कवर हुआ h/2। तो क्या आपको याद है एक फॉर्मूला कि अगर कोई पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट होता है विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, दिस इज इक्वल टू √2h/g, पर दिस बार h की वैल्यू कितनी होगी h/2 अपॉन g। ये सिर्फ Q के लिए, ये सिर्फ Q के लिए है विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो बच्चों 2 से 2 कैंसिल, यहां से इन दोनों इक्वेट कर देते हैं, तो क्या h/v नॉट इज इक्वल टू √h/√g। बच्चों ध्यान दीजिएगा अगर मैं √h से इसको कैंसिल कर दूं यहाँ पर भी √h बच जाएगा, तो v नॉट की वैल्यू आ जाएगी √gh। ये इसका आंसर है। स्टूडेंट्स, our next question is, a body is projected upwards with a velocity u. It passes through a certain point above the ground after t1 second. Find the time after which the body passes through the same point during the return journey. तो बच्चों सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम लोग ऑब्जर्व करें जो हमें दिया गया है। मानकर चलिए बच्चों कि पार्टिकल को ग्राउंड से फेंका गया विद स्पीड u। ये पार्टिकल पहले ऊपर जाएगा लाइक दिस और उसके बाद नीचे आएगा। बच्चों वैसे तो पार्टिकल उसी पाथ को ट्रेस करते हुए नीचे आता है, पर ओवरलैपिंग ना हो, समझने में आसान हो, इसलिए हम लोग घुमाकर इस तरह से बना देते हैं। बच्चों पार्टिकल को जिस स्पीड से फेंका गया है वो स्पीड कितनी है u। तो हम अच्छे से जानते हैं कि असेंडिंग टाइम जो होता है वो कितना होता है u/g। बिल्कुल सर। अब नोटिस कीजिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि कोई एक सर्टेन पॉइंट है। मान लेते हैं कि ग्राउंड से कोई एक सर्टेन पॉइंट है जिसको नाम दे देते हैं p, और क्वेश्चन में बोला गया कि ये P को अबव द ग्राउंड जो है उसको t1 सेकंड में क्रॉस करता है, मतलब यहां से यहां तक का टाइम कितना है t1। बिल्कुल सर। तो बच्चों अब हमसे क्वेश्चन में पूछा गया कि यहां से वो इस समय गुजर रहा है, तो यहां से अगर वो इस समय गुजर रहा है तो कितने टाइम बाद, मतलब यहां से लेकर यहां तक कितने टाइम बाद वो वापस से P पॉइंट से नीचे की तरफ गुजर रहा होगा। मतलब हमें P से ऊपर टॉप तक का और टॉप से वापस P तक आने का टाइम कैलकुलेट करना है। बिल्कुल बच्चों, डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। एग्जैक्टली। बच्चों ये u/g है, ये t1 है, तो ये रिमेनिंग टाइम कितना होगा u/g माइनस t1। और बच्चों हमें पता है टाइम ऑफ असेंडिंग और टाइम ऑफ डिसेंडिंग इज इक्वल टू सेम, क्योंकि हम एयर रेजिस्टेंस अभी तक कंसीडर नहीं कर रहे हैं। तो यहां से टॉप से P तक आने का टाइम भी कितना होगा u/g माइनस t1। तो बच्चों P से ऊपर और फिर ऊपर से P तक आने का अगर हम लोग टोटल टाइम कैलकुलेट करें तो बच्चों u/g माइनस t1 u/g माइनस t1 दोनों को ऐड कर दें तो 2 टाइम्स ऑफ u/g माइनस t1। तो ये सिर्फ एक डायग्रामेटिक क्वेश्चन था और अपने रिजल्ट्स पर बेस्ड एक कंडीशन थी। बिल्कुल। बच्चों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अ लिफ्ट इज मूविंग डाउनवर्ड्स विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अ बॉल इज ड्रॉप्ड इनसाइड अ लिफ्ट फ्रॉम अ हाइट 2 मीटर अबव द फ्लोर।
फाइंड द टाइम आफ्टर विच बॉल स्ट्राइक्स ऑन फ्लोर। अब बच्चों ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को अपन रिलेटिव की हेल्प से ही सॉल्व कर रहे हैं। मान लीजिए थोड़ी देख लीजिए, रूम ही लिफ्ट है। अगर मैं इस रूम के अंदर कोई बॉल को होल्ड कर रखा है और आप भी रूम के अंदर है, तो आपको ये बॉल कैसे दिखाई देगी? रेस्ट पर। इसका मतलब विद रेस्पेक्ट टू लिफ्ट या विद रेस्पेक्ट टू अ पर्सन इनसाइड द लिफ्ट, ये बॉल रेस्ट पर है। तो क्या अगर मैं इस पूरे मोशन को विद रेस्पेक्ट टू लिफ्ट सॉल्व करता हूं, तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉल इज जीरो विद रेस्पेक्ट टू लिफ्ट। और दूसरी बात, जब ये बॉल नीचे आ रही होगी, और मैं विद रेस्पेक्ट टू लिफ्ट की ही बात कर रहा हूं, क्या लिफ्ट अपनी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से नीचे जा रही है? और मेरे हाथ से छोड़ते उस पर जीबी लग रहा होगा। जीबी कितना लग रहा है? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर नीचे लग रहा है। दोनों सेम डायरेक्शन में है। सेम डायरेक्शन क्या करते हैं? माइनस कर देते हैं। तो आंसर क्या आएगा? 10 - 2 विद रेस्पेक्ट टू लिफ्ट। इसका मतलब एक्सेलरेशन ऑफ बॉल विद रेस्पेक्ट टू लिफ्ट इज 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर डाउनवर्ड्स। तो मैं कह सकता हूं सब कुछ मैं सॉल्व कर रहा हूं विद रेस्पेक्ट टू लिफ्ट। अगर विद रेस्पेक्ट टू लिफ्ट की बात करें तो जो u होगा वो कैसा होगा? 0। एक्सेलरेशन डाउनवर्ड इज 10 - 2 that is equals to 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर डाउनवर्ड्स। और बच्चे डाउनवर्ड्स के लिए अपन क्या यूज करते हैं? माइनस साइन। नेक्स्ट, अपने को बोला गया है कि अगर मैं इसको यहां से छोड़ रहा हूं और ये जाके जमीन पर टकरा रहा है, तो हाइट अपने को दे रखी कितनी? 2 मीटर। तो क्या विद रेस्पेक्ट टू लिफ्ट, ये कमरा ही लिफ्ट है, कमरा कुछ भी चल रहा हो मुझे मालूम नहीं है, पर मेरे रेस्पेक्ट में जो डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ वो मेरे हाथ से ग्राउंड तक का हुआ या इस लिफ्ट के ग्राउंड तक का हुआ, तो क्या होगा? 2 मीटर। लिफ्ट के बेस तक का कितना हुआ? 2 मीटर। तो आई कैन से डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू 2 मीटर डाउनवर्ड। इसको मैं डायरेक्टली -2 मीटर भी लिख रहा हूं। और बच्चों इसको अपन लिख सकते हैं -1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बच्चों अपने को डेटा सारा मिल गया। अपने से पूछा गया है टाइम। अगर टाइम पूछा है SAU है, तो अपन सेकंड इक्वेशन यूज कर सकते हैं रिलेटिव फॉर्म में। तो लिख रहा हूं S = UT + ½ AT स्क्वायर। पुटिंग द वैल्यू विद रेस्पेक्ट टू लिफ्ट ओनली, -2 0 -½ 8 into t का स्क्वायर। तो बच्चों यहां से 2 से 8 4 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा और यहां पर बचेगा, बच्चों ध्यान दीजिएगा मैं क्या लिख रहा हूं, -2 = -4 t स्क्वायर। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया। 2 से अगेन ये 2 टाइम्स कैंसिल हो गया। 1/2 = t स्क्वायर एंड t की वैल्यू हो गई 1/√2 सेकंड। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, विद रेस्पेक्ट टू लिफ्ट सॉल्व करने से क्वेश्चन बहुत इजी हो बिल्कुल हो गया। और सर इसको अपन ओरली ऐसे भी बच्चों को एक बार आप फील दिला दीजिए कि लिफ्ट को रोक दो और लिफ्ट का एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में बॉल, बिल्कुल, तो भी 8 बचेगा। अब बच्चों से सर ने बोला कि अभी भी अपन विद रेस्पेक्ट टू लिफ्ट ही सॉल्व कर रहे हैं, पर अगर अपन लिफ्ट के रेस्पेक्ट में सॉल्व करते हैं तो अपन लिफ्ट को कैसा मानेंगे? रुका हुआ। तो उस बॉल पर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो कितना लग रहा है? 10 नीचे लग रहा है नीचे। तो क्या मैं बॉल को ऑब्जर्व कर रहा हूं? तो मेरा एक्सेलरेशन लिफ्ट के बराबर था 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, पर मैं खुद को रेस्ट मान रहा हूं तो अपना एक्सेलरेशन उसको दे दूंगा अपोजिट डायरेक्शन में। इसका मतलब जी नीचे था, मैं जब बॉल को ऑब्जर्व कर रहा हूं तो मैंने अपना एक्सेलरेशन उसको दे दिया बॉल को a, और a की वैल्यू थी 2, इसकी वैल्यू थी 10 - 2 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। Students, our next question is, a particle is projected from the ground at an angle such that it just clears the top of a pole after time t1 in its part. It takes further t2 time to reach the ground. What is the height of the pole? बच्चों एक अच्छा क्वेश्चन है हमारे सामने, और इस क्वेश्चन को पहले हम लोग अगर ड्रॉ कर ले तो क्या सिचुएशन है। लेट अस कंसीडर किसी पार्टिकल को किसी एंगल पर हमने प्रोजेक्ट किया लाइक दिस, है ना। और क्वेश्चन में बच्चों पोल की एग्जैक्टली लोकेशन हमको नहीं पता है, तो हम रैंडमली कहीं भी मान सकते हैं, वो अपनी चॉइस है। मान लेते हैं बच्चों वो पोल जो है वो यहाँ कहीं है, ऐसा मैंने मान लिया, ठीक है। ये हमें पोल दिया गया है और पोल की जो हाइट है उसको मैंने कंसीडर कर लिया h। क्वेश्चन में बोला गया बच्चों कि यहां से यहां तक इसको टाइम लगता है t1 और दूसरी साइड वापस से ग्राउंड पे गिरने में उसको टाइम कितना लगता है t2। क्या बच्चों अपने को टाइम ऑफ फ्लाइट पता चल गया? बिल्कुल सर, t1 + t2। बिल्कुल, टाइम ऑफ फ्लाइट अगर कैपिटल T है दैट इज t1 + t2। तो बच्चों टाइम ऑफ फ्लाइट को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2uy/g = t1 + t2। क्या बच्चों यहां से हम लोग वर्टिकल वेलोसिटी निकाल सकते हैं और ये कितना हो जाएगा हमारे पास? g t1 + t2 / 2। बिल्कुल, ये बच्चों अपने पास वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी आ गया। ये क्यों चाहिए था उसका रीजन हम लोग डिस्कस करते हैं। बच्चों हमें हाइट पूछी गई है, हाइट पूछी गई है मतलब हमें h निकालना है। क्या बच्चों हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन में डिस्कस कर चुके हैं कि अगर हमें h निकालना है तो क्या ये वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है? क्योंकि हम लोग पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन को क्या मानते हैं? अपना ओरिजिन। और वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट अगर हमें निकालना है तो वर्टिकल डायरेक्शन में हमें क्या अप्लाई कर देनी चाहिए? इक्वेशंस ऑफ मोशन। सो हियर आई कैन अप्लाई sy = uyt + ½ ayt²।
अब बच्चों एस वाई को हमने क्या नाम दे रखा है एच, और ये अपवर्ड्स है इसलिए पॉजिटिव एच, जो हमें निकालना भी है। बच्चों यू वाई, जब बॉडी को फेंका होगा तो ये उसकी स्पीड थी, तो नोटिस कीजिए यू वाई कहाँ रहा होगा, अपवर्ड्स। तो अपवर्ड अगर यू वाई है तो ये वैल्यू कैसी होगी, पॉजिटिव। तो g/2 और ब्रैकेट में क्या होगा t1 प्लस t2। बच्चों ये u y की वैल्यू है। आंसर दीजिए बच्चों, h हाइट तक पहुंचने में यहां से यहां तक कितना टाइम लगा है उसको, t1। सो हियर आई कैन राइट t1 माइनस एक्सेलरेशन डाउनवर्ड होता है तो माइनस g, और ये हो जाएगा t1 स्क्वायर। बच्चों अब हमें इसको सिंप्लीफाई करना है और यहां से हमें मिल जाएगा वैल्यू ऑफ h। तो ऑब्जर्व कीजिए बच्चों, g और t1, तो gt1 और t1, तो ये कितना हो जाएगा, हाफ g t1 स्क्वायर। बच्चों g/2 और इसके साथ मल्टीप्लाई होगा t2, तो ये हो जाएगा बिल्कुल g/2 t2 इंटू t1, और ये हो जाएगा माइनस हाफ g t1 स्क्वायर। बच्चों ये माइनस का और ये प्लस का आपस में कैंसिल, तो हाइट ऑफ द टॉवर हमने जो निकाली वो कितनी आई, हाफ g t1 t2। ये हमारे पास हाइट ऑफ द पोल जो हमें क्वेश्चन में पूछी है वो हमने कैलकुलेट की। बिल्कुल। बच्चों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अ ब्लॉक स्लाइड्स डाउन अ स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन when released from the top, while another falls freely from the same point. Which one of them will strike the ground? A part earlier, B part with greater speed. बच्चों अपन ने वर्क पावर एनर्जी पढ़ा हुआ है, अपन इनमें से एक पार्ट अपन वर्क पावर एनर्जी की हेल्प से वर्बली ही सॉल्व कर सकते हैं, आपको लिखने की जरूरत भी नहीं है। तो बच्चों बताओ कौन सा पार्ट होगा, सेकंड पार्ट। क्या दोनों पार्टिकल्स की इनिशियल हाइट फ्रॉम ग्राउंड सेम है? सेम है। क्या दोनों h हाइट पे है ग्राउंड से? बिल्कुल। इसका मतलब दोनों की क्या सेम हो गई, पोटेंशियल एनर्जी। अगर दोनों की पोटेंशियल एनर्जी सेम हो गई तो जब दोनों यहां से ये वाला सीधा आएगा, ये वाला इधर आएगा, पर वापस रिटर्न जो दोनों हो रहे हैं वो ग्राउंड पे ही हो रहे हैं। इसका मतलब लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। इसका मतलब जो दोनों की काइनेटिक एनर्जी होगी ग्राउंड पे कैसी होगी, सेम। और क्योंकि दोनों का मास सेम है तो दोनों की स्पीड भी ग्राउंड पे कैसी होगी, सेम। इसका मतलब कह सकता हूं कि यहाँ पर ग्रेटर स्पीड नाम नहीं आना चाहिए, यहाँ पर आएगा कि बोथ आर रिटर्निंग बैक टू द ग्राउंड विद द इक्वल स्पीड। तो बच्चों यहां से पार्ट तो वैसे ही क्लियर हो गया। उम्मीद है कि आप इसको वर्क पावर एनर्जी के थ्रू समझ गए होंगे। mgh कन्वर्टेड टू हाफ mv स्क्वायर। अब बच्चों बात कर रहा हूं उसमें अर्लियर कि कौन सा पार्ट अर्लियर है। बच्चों एक चीज बताएं, जब ये नीचे गिर रहा है तो इस पे जो एक्सेलरेशन लग रहा है क्या वो माइनस जी के बराबर है, तो जी डाउनवर्ड लिख सकता हूं मैं। सिमिलरली जब ये बॉडी स्लाइड करते हुए आ रही है तो इस पे जो इफेक्टिव एक्सेलरेशन है वो कितना है, जी साइन थीटा, और वो इस डायरेक्शन में है बच्चों। तो ये जी साइन थीटा ए हो गया, इसका ए कितना हो गया, जी हो गया। अच्छा इसे कितना डिस्टेंस कवर करा, h। तो क्या इसका इनिशियल यू 0 था, इसका भी इनिशियल यू 0 था, और इसने कितना डिस्टेंस कवर करा, s। बच्चों अपने एक बात सीखी है मोशन अंडर ग्रेविटी के अंदर कि अगर कोई पार्टिकल को इनिशियल स्पीड 0 और कांस्टेंट एक्सेलरेशन रिलीज करा जाए तो जो टाइम लगता है, टाइम बराबर होता है अंडर रूट ऑफ 2h/g। वहां जनरली अपन h लिख देते हैं। अब मैं उसी कंसेप्ट को यूज कर रहा हूं ताकि आपके आंसर फटाफट आए। तो देखिए जो टाइम लगेगा उसको लिख सकता हूं मैं अंडर रूट ऑफ 2d, d इज अ डिस्टेंस, और g की लिख रहा हूं a इफेक्टिव जो उस पर लग रहा है। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा इस बॉडी पर, इस बॉडी का u0 एक्सेलरेशन कांस्टेंट, मतलब ये यूज कर सकते हैं। तो अगर मैं इसका टाइम कहता हूं t1 तो आंसर आएगा 2h/g। सिमिलरली इस बॉडी की बात कर रहा हूं, क्या इसका भी u0 एक्सेलरेशन कांस्टेंट, इसका मतलब इसके लिए मैं यूज कर सकता हूं ये वाली टर्म, पर इस बार जो d की वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी, s के बराबर। तो आई कैन से t2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2s/a इज g sin थीटा। अब बच्चों आप बोलोगे सर अभी कंपेयर कैसे करें, यहाँ पर h है, यहाँ s है, यहाँ g इज द g sin थीटा। तो एक काम करते हैं इस s को भी कन्वर्ट कर देते हैं h की फॉर्म में। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा एंगल थीटा दे रखा है, sin थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्या बच्चों यहाँ से लिख सकता हूँ sin थीटा इज इक्वल टू h/s। तो क्या यहाँ से s हो गया h/ sin थीटा। बच्चों इस वैल्यू को उठा के मैं यहाँ रख देता हूँ, s इक्वल्स टू h/ sin थीटा। क्या ये टर्म बन जाएगी अंडर रूट ऑफ 2h/g sin स्क्वायर थीटा। अब बच्चों इन दोनों को अब कंपेयर आप कर सकते हो, क्या sin स्क्वायर थीटा अंडर रूट से बाहर भी आ सकता है, वो भी लिख सकते हैं। तो t2 इज इक्वल्स टू 1 sin थीटा अंडर रूट ऑफ 2h/g। बच्चों ये इंक्लाइंड प्लेन थीटा की कोई ना कोई वैल्यू तो होगी बिटवीन 0 एंड 90। इसका मतलब sin थीटा यहाँ पर जो भी आएगा वो लेस देन 1 आएगा। अगर लेस देन 1 आएगा बिकॉज ये 90 डिग्री नहीं हो सकता तो इंक्लाइंड प्लेन नहीं रहेगा ना, तो ये लेस देन 1 होगा, मोर देन 0 होगा। ये वैल्यू छोटी तो टाइम कैसा होगा,
बड़ा। यहाँ पर क्या जो टर्म है, अगर साथ में लिख दूं मैं नीचे डिवाइड बाय 1, तो यहाँ पर तो नीचे 1 है और यहाँ पर नीचे साइन थीटा है। इसका मतलब जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा उसका टाइम ज्यादा होगा। तो आई कैन से साइन थीटा छोटा होगा विद रेस्पेक्ट टू 1, तो साइन थीटा की वैल्यू कम तो t2 ज्यादा, और यहाँ पर 1 है तो t1 छोटा होगा। तो आई कैन से t1 इज लेस देन t2। तो बच्चों अपने से क्या पूछा गया था, अपने से पूछा था कौन पहले आएगा, तो जिसका टाइम छोटा होगा वो पहले आएगा, मतलब ये वाला पार्टिकल पहले ग्राउंड में पहुंच जाएगा। स्टूडेंट्स डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और बच्चों एक अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया है। अ प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ with a velocity of 5 meter per second at an angle theta with the horizontal। बिल्कुल बच्चों सरफेस ऑफ अर्थ लिखा हुआ है, कुछ स्पेशल है। with a velocity of 5 at an angle theta, तो हमें इसकी इनिशियल वेलोसिटी पता है बच्चों कितनी है 5, और एंगल कितना दे रखा है थीटा। another projectile fired from another planet with the velocity of 3, ये बच्चों अगर हम लोग मान लें u1 और इसको मान लेते हैं u2, at the same angle follows a trajectory which is identical with the trajectory of projectile fired from the earth। the value of acceleration due to gravity on the planet, जबकि g की वैल्यू 9.8 लेनी है। बच्चों इस क्वेश्चन में हिंट हमें डायरेक्टली दिया है, दोनों की ट्रेजेक्टरी सेम है। बिल्कुल ट्रेजेक्टरी सेम है तो हाइट भी सेम होगी, रेंज भी सेम होगी। तो या तो हाइट को दोनों के फॉर्मूले को इक्वेट कर दीजिए या फिर दोनों की रेंज के फॉर्मूले को इक्वेट कर दीजिए, आंसर वहां से निकल आएगा। सर कई बार बच्चा गलती कर देता है, टाइम ऑफ फ्लाइट को भी सेम ले लेता है। हाँ बच्चों यहाँ पर ऐसा नहीं करना है, ट्रेजेक्टरी सेम दी गई है हमें एग्जैक्टली। तो ऑब्जर्व कीजिए स्टूडेंट्स, क्या इक्वेट करें, रेंज इक्वेट करते हैं। बिल्कुल सर, रेंज। तो रेंज ऑफ पार्टिकल फायर्ड फ्रॉम अर्थ और रेंज ऑफ पार्टिकल फायर्ड फ्रॉम द प्लैनेट, इन दोनों को इक्वेट करते हैं। बच्चों इसके लिए मैंने लिख दिया u1 स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g, और इसके लिए लिख दिया u2 स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g प्लैनेट। बिल्कुल gp इसको लिख देते हैं। अब बच्चों यहाँ पर जो टर्म्स हमको दी गई हैं वो क्या क्या कैंसिल हो सकती हैं। थीटा सेम रखा है बच्चों दोनों का, तो क्या साइन 2 थीटा से साइन 2 थीटा खत्म हो जाएगा। बिल्कुल। तो इन दोनों को हमने यहाँ पर कैंसिल कर दिया। u1 कितना है बच्चों 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25 बाय g इज इक्वल टू ये कितना है 3, तो ये हो जाएगा 3 स्क्वायर 9 बाय gp। अब बच्चों इस क्वेश्चन को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर है, ऑब्जर्व कीजिए बच्चों, gp इज इक्वल टू, gp को इधर लाए तो 25 इधर शिफ्ट कर दिया बच्चों, तो ये हो जाएगा 9 बाय 25 इंटू g, तो ये हो जाएगा 9 बाय 25 इंटू g। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। और बच्चों हम चाहें तो g की वैल्यू 9.8 रख के इसको फर्दर मॉडिफाई या अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस चेंज कर सकते हैं। बच्चों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अ चाइल्ड रन्स टू एंड फ्रो विद अ स्पीड 9 किलोमीटर पर आवर विद रेस्पेक्ट टू द बेल्ट ऑन अ लॉन्ग हॉरिजॉन्टली मूविंग बेल्ट, जैसा आपको यहाँ पर शो कर रखा है, between his father and mother located 50 meter apart on the moving belt. The belt moves with a speed of 4 km per hour for an observer on stationary platform outside. What is the first speed of the child while running in the direction of motion of the belt? अब बच्चों एक बात समझना, एक बेल्ट है, ऐसा सोचिए कि कन्वेयर बेल्ट है जो इसमें अपने बहुत बार देखते हैं, एयरपोर्ट्स पे लगे शिफ्ट करने के लिए। बिल्कुल, तो कन्वेयर बेल्ट है, वो कन्वेयर बेल्ट 4 किलोमीटर पर आवर से अपने मान लिया कि राइट साइड मूव कर रही है। उसी पे एक चाइल्ड चल रहा है, एक साइड पे फादर है एक साइड पे मदर है, और फादर से मदर की तरफ जा रहा है, और जो ऑब्जर्वर है वो प्लेटफॉर्म पे बाहर खड़ा है और स्टेशनरी है विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। बच्चों अपने को बताना है स्पीड ऑफ चाइल्ड वाइल रनिंग इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बेल्ट। बच्चों इसके लिए मैं छोटी सी बात कहता हूँ, ध्यान दीजिएगा थोड़ी देर के लिए। मान लो ये बेल्ट ट्रेन है, मान सकते हैं क्या ट्रेन भी मूविंग हुई? तो इसका मतलब अगर इस बेल्ट को मैं थोड़ी देर के ट्रेन मान लेता हूँ, और मान लीजिए सर फादर है मैं मदर हूँ, तो उस केस के अंदर कोई चाइल्ड बीच में मूव कर रहा है तो हम दोनों के रेस्पेक्ट में तो जो चाइल्ड है वो उसके आने और जाने की स्पीड कैसी होगी? सेम। इसका मतलब ट्रेन के अंदर अगर आप खड़े हो तो उस केस के अंदर क्या होगा? आप आने और जाने की स्पीड कैसी होगी? सेम होगी। तो सर यहाँ पे टू एंड फ्रो लिखा भी हुआ है ऐसा कुछ? बिल्कुल, इसलिए यहाँ पर क्या लिखा है? चाइल्ड रन टू एंड फ्रो विद 9 किलोमीटर पर आवर, मतलब वो इधर से इधर भी आ रहा है तो 9, इधर से उधर भी जा रहा है तो 9। बिकॉज अगर अपन ट्रेन मान लेते हैं कन्वेयर बेल्ट को तो आपको समझना बहुत आसान हो जाएगा। अब मैं बात कर रहा हूँ विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, जो इंसान बाहर से देख रहा है। अगर मान लो चाइल्ड यहाँ खड़ा रहता तो उस ग्राउंड के रेस्पेक्ट में वो कितने चल रहा है? 9 किलोमीटर पर आवर। अब वो थोड़ा सा और चल जाता तो क्या उसकी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में स्पीड बढ़ जाती? अब बढ़ जाती तो क्या होती है, ध्यान देते हैं। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, स्पीड ऑफ चाइल्ड व्हाइल रनिंग इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, चाइल्ड अभी राइट साइड ही जा रहा है, तो उस केस में लिख सकता हूँ
velocity of child with respect to belt is equals to velocity of child minus velocity of belt। और बच्चों सब ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटीज। अब बच्चों वेलोसिटी ऑफ चाइल्ड विद रिस्पेक्ट टू बेल्ट, ये आपको कितने देखिए 9, और वो इधर ही चल रहा है, तो कितना हो जाएगा 9 आई कैप। तो आई कैन से दिस इज 9 आई कैप। वेलोसिटी ऑफ चाइल्ड मुझे बतानी है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो बच्चों ये किसका मतलब ही क्या है, वेलोसिटी ऑफ चाइल्ड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। और सिमिलरली वेलोसिटी ऑफ बेल्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज 4 किलोमीटर पर आवर, अगेन आई कैप, तो अगेन 4 आई कैप। तो बच्चों इसको उठा के इधर लिया है, तो VC की वैल्यू आ जाएगी 13 आई कैप किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ चाइल्ड विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड आ रही है 13, और अपने यही तो बोला था बढ़ जाएगी, तो अपने पास आंसर वही आया है 13 आई कैप किलोमीटर पर आवर। और बच्चों स्पीड पूछी है, तो स्पीड में क्या ले लें, सिर्फ मैग्नीट्यूड, तो वेलोसिटी ऑफ चाइल्ड का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 13 किलोमीटर पर आवर। स्टूडेंट्स, अब इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट हमें दिया है स्पीड ऑफ द चाइल्ड while running opposite to the direction of motion of the belt। अब बच्चों इस क्वेश्चन को जब हम लोग सॉल्व कर रहे हैं तो इसके पहले सर ने आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल दिया, क्वेश्चन भी दिया हुआ है यहाँ पे टू एंड फ्रो विद अ स्पीड ऑफ 9 विद रिस्पेक्ट टू द बेल्ट। सर ने आपको एक एग्जांपल दिया था कि जो ट्रेन है उसमें हम दोनों बैठे हुए हैं और ट्रेन को बेल्ट की तरह हम लोगों ने कंसीडर कर दिया। चाइल्ड किसी भी डायरेक्शन में मूव करे फ्रॉम मी टू सर या सर से मेरी तरफ, तो हमें जो स्पीड दिखाई देगी वो इसकी एग्जैक्टली सेम दिखाई देगी। तो इस क्वेश्चन में बच्चों अब जो हमें चीज दी गई है वो क्या लिखा है, रनिंग opposite to the direction of motion of belt। तो velocity of child with respect to belt is equal to क्या हो जाएगा, VC minus VB, same as before, जैसा सर ने बताया। बच्चों बेल्ट के रिस्पेक्ट में जो चाइल्ड है वो कैसे भाग रहा है, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ बेल्ट। अब बेल्ट की डायरेक्शन को अगर हमने आई कैप मान रखा है तो चाइल्ड की डायरेक्शन को हमें क्या मानना होगा, माइनस आई कैप। सो हियर आई कैन राइट -9 आई कैप, क्योंकि टू एंड फ्रो दोनों ही केस में स्पीड सेम है। चाइल्ड की ग्राउंड के रिस्पेक्ट में निकालनी है, जबकि बेल्ट की वेलोसिटी हमको कितनी दी गई है, 4 आई कैप। बच्चों इसको सिंप्लीफाई करें तो ये माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा और -9 + 4 कितना बचेगा, -5 आई कैप। तो वेलोसिटी ऑफ चाइल्ड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज -5 आई कैप किलोमीटर पर आवर। और जैसा क्वेश्चन में पूछा गया है स्पीड के बारे में, तो हम इसका मैग्नीट्यूड जब बताएंगे तो आंसर सब क्या देंगे, kmph, यानी कि किलोमीटर पर आवर। बच्चों थर्ड पार्ट है टाइम टेकन बाय चाइल्ड इन A एंड B। ए पार्ट में क्या था, चाइल्ड लेफ्ट से राइट आ रहा था, बी पार्ट में राइट से लेफ्ट जा रहा था। वापस अपन स्पीड सेम है, वापस अपन ट्रेन की बात कर लेते हैं, और मैं विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन बोल रहा हूँ। बच्चों टाइम एक ऐसी चीज है जो आप किसी भी रेफरेंस फ्रेम से देखो सबसे सेम आता है आंसर। इसका मतलब विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड देखो, विद रेस्पेक्ट टू ट्रेन देखो, या विद रेस्पेक्ट टू अनदर मूविंग ऑब्जेक्ट देखो, टाइम तीनों ही केस में कैसा आएगा, सेम आएगा। तो अपने को वो रेफरेंस चूज करनी चाहिए जहां से सबसे इजीली आ जाए। तो बच्चों मैं वो रेफरेंस यूज कर रहा हूँ, ट्रेन वाली ही या फिर बेल्ट वाली। तो अकॉर्डिंग टू दिस मैं बेल्ट पर ही खड़ा हूँ और उसको ऑब्जर्व कर रहा हूँ। तो बच्चों अपने बेल्ट को क्या मिला था, ट्रेन। तो सोचो चाइल्ड वहां से इधर आए और यहाँ से उधर जाए, कि दोनों टाइम 9 ही किलोमीटर पर आ रहे हैं। और अगर हमारे दोनों का बीच का डिस्टेंस d है, तो टाइम क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड d/9। तो चाहे वो आए या जाए, टाइम कैसा लगेगा, सेम लगेगा। तो इसको सॉल्व करना विद रेस्पेक्ट टू ट्रेन बहुत इजी पड़ जाएगा। सर यहाँ तक तो अपने क्वेश्चंस डिस्कस हो गए। अब कुछ एक दो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस है जो मेरे मन में आ रहे हैं, बच्चों के मन में डाउट होते हैं। तो सर मान लीजिए कि जैसे अपने रिलेटिव मोशन की बात करी, अगर अपन एक और रिलेटिव मोशन ले इस बार प्रोजेक्टाइल के रिस्पेक्ट में, बिल्कुल सर, इसका मतलब एक प्रोजेक्टाइल का दूसरे प्रोजेक्टाइल के रिस्पेक्ट में, अगर मैं एक प्रोजेक्टाइल को ऑब्जर्व कर रहा हूं और मैं भी किसी प्रोजेक्टाइल में बैठा हूं, तो मुझे उस प्रोजेक्टाइल का मोशन कैसा दिखाई देगा। बिल्कुल सर, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन देखिए सर ने पूछा है। और बच्चों ये एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन का पार्ट भी होता है कि अगर दो प्रोजेक्टाइल साइमल्टेनियसली हम लोगों ने वहां पर फेंके हैं, या दो प्रोजेक्टाइल है साइमल्टेनियसली, और क्वेश्चन में बोला गया कि एक प्रोजेक्टाइल पर बैठकर दूसरे को अगर हम लोग देखें तो उसका पाथ कैसा दिखाई देगा। वैसे तो बच्चों ओरली इसको जनरली हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। बच्चों नोटिस कीजिए कि अगर दोनों प्रोजेक्टाइल हम लोग कंसीडर करें, मानकर चलिए ये दोनों प्रोजेक्टाइल्स है और डिफरेंट इनके पाथ हो सकते हैं। मानकर चलिए ये प्रोजेक्टाइल P है और ये प्रोजेक्टाइल Q है, और एक पर बैठकर अगर दूसरे को ऑब्जर्व किया जा रहा है तो पाथ कैसा दिखाई देगा। बच्चों नोटिस कीजिए, अगर मैं एक्सेलरेशन ऑफ P लिखूं तो मुझे क्या लिखना होगा, -g, यानी कि g डाउनवर्ड्स, और j कैप लिख सकते हैं बच्चों डाउनवर्ड्स है तो, और AQ, अगर Q का भी एक्सेलरेशन देखूं तो वो भी क्या होगा, -g j। अब बच्चों ऑब्जर्व कीजिए, एक्सेलरेशन ऑफ P विद रिस्पेक्ट टू Q अगर मैं कैलकुलेट करूं, क्योंकि Q को अपन ने ऑब्जर्वर बना दिया, तो ये हो जाएगा -g j कैप, और उसके बाद माइनस का साइन और फिर -g j कैप। तो बच्चों नोटिस कीजिए जो रिलेटिव एक्सेलरेशन आ रहा है वो कितना आ रहा है, 0।
बच्चों जब एक्सेलरेशन 0 होता था तो वेलोसिटी कांस्टेंट होती थी। रिलेटिव वेलोसिटी कांस्टेंट है। नहीं, अब हम सिर्फ एक्सेलरेशन की बात करें Okay. तो अगर एक्सेलरेशन 0 होता था तो सिर्फ अगर एक पार्टिकल की बात करें कि एक्सेलरेशन अगर 0 होता था तो वेलोसिटी कैसी होती थी? कांस्टेंट। बिल्कुल। और वेलोसिटी कांस्टेंट तो पाथ मस्ट बी अ स्ट्रेट लाइन। line। तो सिमिलरली बच्चों यहां पर दो पार्टिकल्स को साइमल्टेनियसली स्टडी कर रहे हैं और उनका रिलेटिव एक्सेलरेशन अगर 0 है तो अगर रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 है तो रिलेटिव वेलोसिटी कांस्टेंट, और रिलेटिव वेलोसिटी कांस्टेंट होने का मतलब है कि एक के रिस्पेक्ट में दूसरे को वेलोसिटी बदलती हुई नजर नहीं आ रही, और वेलोसिटी बदलती हुई नजर नहीं आ रही मतलब ना तो डायरेक्शन बदलती हुई और ना ही मैग्नीट्यूड बदलता हुआ। तो इसका मतलब यह हुआ कि वेलोसिटी बदलती हुई नजर नहीं आ रही, मतलब उसको स्ट्रेट लाइन पाथ ही दिखाई दे रहा होगा। तो इसको हम लोग ऐसा बोल सकते हैं सर कि एक प्रोजेक्टाइल पर बैठकर अगर दूसरे प्रोजेक्टाइल को देखा जाए तो उसका पाथ हमें कैसा दिखाई देगा? स्ट्रेट लाइन। अब बच्चों इसी के अंदर आप लोगों की तरफ से सर से एक और डाउट पूछ रहे तो हमें कि सपोज जैसे सर अपन ने क्वेश्चन करा था कि इसमें अंदर अपन ने फ्लाइट प्लेन से बॉम्ब गिराए थे, तो अपन ने देखा था कि विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड अपने को बॉम्ब का मोशन पैराबोलिक दिखाई दिया था, अपने क्वेश्चन में लिखा भी था। पर सर मान लीजिए मैं खुद ही फ्लाइट प्लेन के अंदर बैठा हूँ और मैंने ही उस बॉम्ब को ड्रॉप करा, तो मेरे रेस्पेक्ट में उस बॉम्ब का मोशन मुझे कैसा दिखाई देगा? और विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड जो दिख रहा है वो तो अपने मालूम पैराबोला है, पर मेरे रेस्पेक्ट में कितना होगा? बिल्कुल सर, ये तो बिल्कुल वैसे ही बात हो गई जैसा हम लोगों ने रेन और मैन कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सेम हो जाएगी तो वो वाला मोशन हमको दिखाई नहीं देगा। तो बच्चों नोटिस कीजिए, सर ने एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा अगेन। तो यहाँ पर एक एरोप्लेन हम लोग कंसीडर कर लेते हैं और एरोप्लेन के लिए हम लोग मान लेते हैं कि इसकी वेलोसिटी कितनी है? 5 मीटर या 5 किलोमीटर पर आवर। एक स्पीड जनरल हम लोगों ने ऐसी ले ली रैंडम वैल्यू। अब बच्चों यहां से हम लोगों ने एक पैकेट को हम लोगों ने ड्रॉप किया है, जैसा सर ने बोला ड्रॉप किया है। तो बच्चों जब हम लोग ड्रॉप करेंगे तो इस पैकेट की जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो एग्जैक्टली इसके बराबर होगी। तो नोटिस कीजिए बच्चों 5 किलोमीटर पर आवर के बराबर है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी ऐसी होगी तो पाथ कैसा होगा? इस मैनर। बिल्कुल। अब बच्चों नोटिस कीजिए कि इसकी इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी 0 है पर इसका एक्सेलरेशन कितना है? g डाउनवर्ड्स, जो इसके वर्टिकल मोशन को कंडक्ट करेगा। पर बच्चों नोटिस कीजिए जो इसके अंदर एक पायलट बैठा है उसकी भी वेलोसिटी कितनी है? 5। बिल्कुल। और इस पार्टिकल की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी भी कितनी है? 5। और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर कोई एक्सेलरेशन नहीं है और एरोप्लेन भी कांस्टेंट वेलोसिटी 5 से चल रहा है तो बताओ हर इंस्टेंट पर पायलट की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 5 आई कैप और जो पार्टिकल हमने ड्रॉप किया उसकी भी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हर इंस्टेंट पे 5 आई कैप। तो हमें जो हॉरिजॉन्टल मोशन है वो दिखाई नहीं देगा, इस पायलट को सिर्फ खुद के रिस्पेक्ट में एक वर्टिकल मोशन दिखाई देगा, यानी कि पाथ कैसा दिखाई देगा? पायलट को स्ट्रेट लाइन, अगर पायलट की वेलोसिटी वहां पर कांस्टेंट है। बिल्कुल।